नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सत्यम क्लासेज पर। दोस्तों, हम लास्ट क्लासों में अध्ययन कर रहे थे सभ्यताओं का, और हमने लास्ट वीडियो थी उसमें अध्ययन किया था आहड़ सभ्यता का। उसी श्रृंखला में हम अगली सभ्यता पढ़ते हैं। हमारी वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सी सभ्यता? तो गणेश्वर सभ्यता। अब हम अध्ययन करेंगे गणेश्वर सभ्यता का कि इससे उत्खनन कैसे हुआ, इसका उत्खनन किसने किया, सर्वप्रथम इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, कब इसका उत्खनन हुआ, क्या यहाँ से साक्ष्य मिले, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो वो है कौन सी सभ्यता? अपनी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की अगर बात की जाए तो सबसे पहले, जैसा कि हम पिछली वीडियो में देखते आए हैं, पिछली क्लासों में हमने देखा है कि सबसे पहले हम उत्खनन करता और कहां पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, उसके बारे में जानते हैं। तो उसी क्रम में देखते हैं कि गणेश्वर सभ्यता बसी मिलती है वो गणेश्वर नामक स्थान, जो नीम का थाना सीकर में विकसित हुई। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम का थाना सीकर में। यह कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो इससे आपको ध्यान रखना है कि गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। ये कांतली नदी जो है वो भूगोल की दृष्टि से, आप भूगोल में इसको पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम इसका अध्ययन करें तो ज्योग्राफी में यह आंतरिक प्रवाह की नदी मानी है। आंतरिक प्रवाह की क्या है? नदी है। कौन सी नदी? कांतली नदी। इसका कांतली नाम क्यों पड़ा? तो इसका बहाव में अपरदन के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कांतली पड़ गया। तो कांतली नदी निकलती है सीकर की खंडेला पहाड़ियों से। कहां से निकली? सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम कहां से है कांतली का? सीकर की खंडेला पहाड़ियों से इसका उद्गम है। इसके अलावा ये चूरू की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है। चूरू की सीमा पर जाकर समाप्त हो गई। कौन सी नदी? कांतली नदी। तो कांतली का उद्गम कहां से? सीकर की खंडेला पहाड़ियों से। अपरदन के कारण, सर्वाधिक अपरदन के कारण इसका नाम पड़ गया कौन सी नदी? कांतली नदी। कैसी नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसके साथ ही आपको एक और तथ्य ध्यान रखना है, झुंझुनू को यह दो भागों में विभक्त करती है। कौन सी नदी? कांतली नदी। इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका अपवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। किसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी के नाम से जाना जाता है? तो कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? सीकर की खंडेला पहाड़ियों से। कांतली नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है कुल लंबाई? 100 किलोमीटर। कैसी नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। और इस कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो वो सभ्यता कौन सी है? हमारी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहां स्थित है? नीम का थाना सीकर में। अब इसके उत्खनन की अगर बात की जाए तो इसका उत्खनन किया रतन चंद्र अग्रवाल ने। जिसको हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। इसी को आर.सी. अग्रवाल के नाम से जाना, और हमने इसका अध्ययन रतन चंद्र अग्रवाल के बारे में पिछली सभ्यता में अध्ययन किया था कि जो आहड़ सभ्यता में एक टीले का उत्खनन किया था, उस टीले के उत्खनन करता भी कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल थे। तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन करता कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल। इनसे पूछा जाता है, रतन चंद्र अग्रवाल से, यहां से ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि रतन चंद्र अग्रवाल ने सर्वप्रथम गणेश्वर सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लेकर आया? तो वो कौन लेकर आए? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1977 में इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। अब इसकी बात की जाए गणेश्वर सभ्यता की, तो गणेश्वर सभ्यता
ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। सबसे प्राचीनतम सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं में कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। इसलिए इसे एक उपनाम दिया जाता है, वो उपनाम है ताम्र संचयी सभ्यता। तो किस सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो वो आपकी कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। इसके अलावा ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है, इसी कारण इसका एक और उपनाम दे दिया कि इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। क्या माना जाता है? जननी माना जाता है। कौन सी सभ्यता को? गणेश्वर सभ्यता को। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को माना जाता है, तो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। जो कहाँ विकसित हुई? नीम का थाना सीकर में। कौन सी नदी के किनारे? तो वो नदी है हमारी कौन सी नदी? कांतली नदी। इस सभ्यता से क्या हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में हम जाने, उससे पहले इस सभ्यता का काल क्या निर्धारित किया गया है? तो इस सभ्यता का काल निर्धारित किया गया है रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इस सभ्यता को काल निर्धारित किया गया है 2800 ईसा पूर्व। 2800 ईसा पूर्व इस सभ्यता को माना गया है कि यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। इसके बारे में अब हम जानते हैं। ये तो वही साधारण बातें गणेश्वर सभ्यता के बारे में कि उत्खनन किसने किया, काल क्या है, कैसी सभ्यता, इसके उपनाम क्या है, कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। नदी के बारे में मैंने आपको बताया, वैसे इस नदी के बारे में ज्यादा डिटेल से हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। तो किसने उत्खनन किया, इन सभी साक्ष्यों के बारे में जाना। आगे इसके उत्खनन की अगर बात करें तो इसका उत्खनन किया रतन चंद्र अग्रवाल ने। उत्खनन में क्या साक्ष्य प्राप्त हुए उनके बारे में हम जाने तो उत्खनन में हमें यहां से मिला बाणाग्रह। क्या मिला? बाणाग्रह, तीर, भाले। सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है, तीर, भाले, बाणाग्रह। सबसे महत्वपूर्ण चीज मछली पकड़ने का कांटा, जो एग्जामिनर बार बार पूछता है कि किस सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, तो मछली पकड़ने का कांटा। इसके अलावा कुल्हाड़ी, फारसे, ये सभी चीजें किस सभ्यता से मिली हैं? गणेश्वर सभ्यता से। कि गणेश्वर सभ्यता से मिला है बाणाग्रह, तीर, भाले, मछली पकड़ने का कांटा, कुल्हाड़ी, फारसे, सुई आदि चीजें मिलती हैं कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से। और इससे महत्वपूर्ण जो याद रखने योग्य बात है कि वो बात है कि कोई बात नहीं कि चीज मिली है कौन कौन सी? बाणाग्रह, तीर, भाले, मछली पकड़ने का कांटा, कुल्हाड़ी, फारसे, सुइयां यहां से प्राप्त हुई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन सभी चीज, ये जो सभी चीजें मिली हैं ये बनी हुई हैं किससे? तांबे से। किससे बनी हुई हैं? तांबे से निर्मित है ये सारी चीजें। बाणाग्रह, तीर, भाले, मछली पकड़ने का कांटा, कुल्हाड़ी, फारसे, सुइयां, ये सभी किसके बने हुए हैं? तांबे के बने हुए हैं। अब तांबे के बने हुए हैं तो इनमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि जब इनको देखा गया और इनके बारे में जानने की कोशिश की तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि ये एकदम शुद्ध तांबे के बने हुए हैं। शुद्ध किसके बने हुए हैं? शुद्ध तांबे से निर्मित हैं ये सारी चीजें, कि शुद्ध तांबे से निर्मित हैं। और इन तांबे में जब इनको जानने की कोशिश की गई तो इनमें पाया गया कि इनमें 99% किसका उपयोग किया गया? तांबे का उपयोग
किया गया। कौन सी सभ्यता में मिले हैं? तो सर्वाधिक शुद्ध तांबे का प्रयोग कौन सी सभ्यता में किया गया? तो वो कौन सी सभ्यता थी? गणेश्वर सभ्यता थी। इससे अब हम क्या अनुमान लगाएंगे कि सर्वाधिक शुद्ध तांबे के अवशेष मिले हैं? सर्वाधिक शुद्ध तांबे की चीज जो निर्मित है वो कौन सी सभ्यता से मिली है? तो कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि ये जो गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे वो मिश्रण यानी धातुओं के मिश्रण से अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे? धातुओं का मिश्रण करने से क्या थे? अपरिचित थे। और एक साथ इतनी सारी चीजें किसी सभ्यता से तांबे की मिलती हैं तो वो एकमात्र सभ्यता है, वो कौन सी है? हमारी गणेश्वर सभ्यता। यानी एक साथ सर्वाधिक तांबे के निर्मित वस्तुएं जहां से मिली हैं वो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। अगर इसकी बात की जाए, राजस्थान में नहीं अपितु भारत में भी एक साथ सर्वाधिक तांबे के अवशेष मिलते हैं तो वो किस सभ्यता से मिलते हैं? गणेश्वर सभ्यता से। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां से जो मृद भांड पैदा हुए हैं, यहां से जो मृद भांड मिले हैं कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से जो मृद भांड मिले हैं उनको कहा जाता है कृपण वर्णी। कृपण वर्णी कहा जाता है। तो किस सभ्यता से मिले मृद भांडों को कृपण वर्णी कहा जाता है? तो कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से। अभी हमने पिछली क्लासों में अध्ययन किया था कि जैसे हमने अध्ययन किया था गणेश्वर सभ्यता से पहले आहड़ सभ्यता, इसके अलावा हमने उससे पहले पढ़ी थी एक और सभ्यता। तो उन दोनों सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता, तो उन दोनों सभ्यताओं में हमने देखा कि जो मकान बने थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। यानी कालीबंगा की हम अगर बात करें तो वहां भी मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे और आहड़ सभ्यता में भी मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे। अगर आपसे पूछे कि कच्ची ईंटों से निर्मित मकान किस सभ्यता से मिलते हैं तो वो मिलते हैं कौन सी सभ्यता से? सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा आहड़ की बात की जाए तो वहां मकानों की स्थिति कुछ और थी कि वहां आयताकार स्थिति में मकान मिलते हैं। लेकिन यहाँ गणेश्वर सभ्यता के लोगों ने कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं किया मकान बनाने में। तो इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा कि किस सभ्यता में पत्थर से निर्मित मकान मिले हैं? कौन सी सभ्यता में? तो वो कौन सी सभ्यता है? हमारी गणेश्वर सभ्यता। कि गणेश्वर सभ्यता में पत्थर से निर्मित क्या मिले हैं? मकान मिले हैं। एक बार दोबारा इसका रिवीजन करें कि गणेश्वर सभ्यता कहां विकसित हुई? नीमका थाना सीकर में। कौन सी नदी के किनारे? तो कांतली नदी के किनारे, जिसका उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। कब खोजा गया इसे? 1977 में। किस सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो वो कौन सी है? हमारी गणेश्वर सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को माना है? तो गणेश्वर सभ्यता को। किस सभ्यता से पत्थर के बने मकान मिले हैं? तो कौन सी सभ्यता? गणेश्वर। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता से क्या क्या अवशेष मिले हैं? बाणाग्र मिला है, तीर मिला है, बाले मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, कुल्हाड़ी मिली है, फार से मिले हैं, सुई मिली है। इसके अलावा ये सभी चीजें किससे निर्मित हैं? तांबे से निर्मित हैं और सर्वाधिक शुद्ध तांबे से बनी हुई चीजें यहाँ से मिलती हैं। इनमें जो चीज ये तीर, बाले, बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा है, इनमें 99% तांबे का क्या किया गया? प्रयोग किया। जिससे हमने क्या अनुमान लगाया कि यहाँ के लोग मिश्रण, धातुओं का मिश्रण करने से अपरिचित थे और एक साथ सर्वाधिक तांबे से निर्मित चीजें मिलती हैं कौन सी सभ्यता से? वो कौन सी है? हमारी गणेश्वर सभ्यता। यहां से जो मृद भांड मिला है उसे कृपण वर्णी कहा। इसके अलावा इसकी काल निर्धारित किया गया तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का काल निर्धारित कितना है? 2800 ईसा पूर्व। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये आपकी सभ्यता हो गई कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम देखते हैं अगली
सभ्यता के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कौन सी सभ्यता? आपकी गणेश्वर सभ्यता। अगली सभ्यता के बारे में हम जाने तो अगली सभ्यता हम देखते हैं वो है हमारी सुनारी सभ्यता। सुनारी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। वैसे तो सारी सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन एक एक मैं कोशिश करूंगा कि एक एक आपको उपलब्ध करवाई जाए। एक भी सभ्यता हम नहीं छोड़ेंगे, सारी सभ्यताओं को पढ़ेंगे। पर भी नेक्स्ट देखते हैं अपनी कौन सी? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता। सुनारी पढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट्स कर मुझे बताएं। इसके अलावा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचा जा सके। तो सुनारी सभ्यता विकसित हुई या खोजी गई। यह सभ्यता सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, उस दौरान खोजी गई थी। सड़क निर्माण के कार्य के दौरान खोजी गई थी कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। अब सुनारी है कहां? तो सुनारी सभ्यता है सुनारी नामक स्थान, सुनारी नामक स्थान जो है कहां? झुंझुनू में। कहां है? झुंझुनू में। तो कौन से जिले में विकसित हुई सुनारी सभ्यता? झुंझुनू में विकसित हुई। इसका उत्खनन मैं आपको बता चुका हूं कि सड़क निर्माण के दौरान खोजी गई। तो इसका उत्खनन किया गया 1980-81 में। 1980-81 में राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग के द्वारा, राज्य सरकार का पुरातत्व विभाग ने इसका क्या किया? उत्खनन किया। कौन सी सभ्यता का? सुनारी सभ्यता का, जो कहां स्थित है? झुंझुनू में है। इसके अलावा इससे आपको ध्यान रखना है कि यहां से जो साक्ष्य मिले हैं या उत्खनन से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी मिली है। लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी मिली है। कौन सी सभ्यता से? सुनारी सभ्यता से। यह भट्टी बनी किसकी है? तो लोहा बनाने की भट्टी मिली है कौन सी सभ्यता से? सुनारी सभ्यता से। ये जो भट्टी है वो लोहा अयस्क की है। लोहा अयस्क की बनी हुई है कौन सी भट्टी? जो सुनारी सभ्यता से मिली है। ये जो भट्टी है वो सुनारी सभ्यता से जो प्राप्त हुई है वो प्राचीनतम भट्टी है, जो भारत की भी सबसे प्राचीनतम लोहा बनाने की भट्टी है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे प्राचीनतम लोहा बनाने की भट्टी किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो वो सभ्यता है कौन सी? आपकी सुनारी सभ्यता। इसके अलावा यहां से सुनारी सभ्यता से लोहे का एक मिला है कटोरा। क्या मिला है? कटोरा। पहली चीज क्या मिला है? कटोरा। दूसरी मिली है तीर। किसके? लोहे के। इसके अलावा मिला है भाले। कटोरा, तीर, भाले मिले हैं कौन सी सभ्यता से? सुनारी सभ्यता से। जो बने निर्मित किसके हैं? जो निर्मित हैं किसके? निर्मित हैं किसके भैया? लोहे के। किसके निर्मित हैं? लोहे के निर्मित हैं। ये तीर, कटोरा और भाला है, ये जो मिले हैं सुनारी सभ्यता से, ये ऐसा मानते हैं कि ये मौर्य कालीन हैं। किस काल के हैं? मौर्य काल के हैं। मौर्य काल के हैं। और मौर्य काल से आपको ध्यान रखना है कि हमारे राजस्थान से 4 स्थानों से मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला स्थान है, आपको पहला स्थान ध्यान रखना है, वो है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता विकसित हुई विराटनगर, जयपुर। विराटनगर, जयपुर। यहां से क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा वो आपको ध्यान रखना है कि बैराट सभ्यता से
मिलते हैं किसके, मौर्यकालीन अवशेष। अब आपसे पूछा जाता है कि मौर्यकालीन सर्वाधिक अवशेष किस सभ्यता से मिलते हैं, तो वो कौन सी सभ्यता है हमारी, बैराट सभ्यता या विराट नगर से सर्वाधिक मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। दूसरा नंबर आता है कि दूसरा नंबर पर सर्वाधिक मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं सोनारी से। कहां से, सोनारी से, और सोनारी है कहां, झुंझुनू में। सोनारी कहां है, झुंझुनू में। तीसरा नंबर आता है नोह, और नोह है भरतपुर में। चौथा नंबर आएगा अपना, वो है जोधपुरा, जोधपुरा से आपको ध्यान रखना है, जोधपुर अलग है, जोधपुरिया अलग है, और जोधपुरा अलग है। ये जोधपुरा पड़ता है जयपुर में। जोधपुरा जयपुर से मिले हैं। चौथा नंबर, अंतिम नंबर कि जोधपुरा जयपुर। तो राजस्थान से मौर्यकालीन अवशेष कहां कहां से प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक अवशेष मिलते हैं बैराट, दूसरा नंबर सोनारी, तीसरा नंबर नोह, चौथा नंबर जोधपुरा। जोधपुरा के बारे में मैंने आपको बताया, जोधपुर नहीं है, ये क्या है, जोधपुरा है, जो कहां है, जयपुर में। जोधपुर को आप सभी दोस्त जानते हैं। और एक और है जोधपुरिया, जोधपुरिया, और जोधपुरिया है, ये है टोंक में। कहां है, टोंक में। इस जोधपुरिया टोंक का प्रसिद्ध है देवधाम, देवधाम। तो देवधाम जोधपुरिया टोंक का है, जो देवनारायण जी का मंदिर है। यहां देवनारायण जी का क्या है, मंदिर है। तो आपको ध्यान रखना है, सोनारी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आपको बताए कि सोनारी सभ्यता कहाँ है, सोनारी झुंझुनू में स्थित है। उत्खनन किसने किया, राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। यहाँ से क्या मिला है, भारत की सबसे प्राचीनतम लोहा बनाने की भट्टी किस सभ्यता से मिली है, वो सोनारी सभ्यता से, जो किससे निर्मित है, लोहा अयस्क से निर्मित है। इसके अलावा यहाँ से कटोरा, तीर, भाले मिले हैं, जो किससे निर्मित हैं, लोहे से निर्मित हैं। जो ये तीर, कटोरे, भाले हैं, इनको माना जाता है मौर्यकालीन माना जाता है। और मौर्यकालीन अवशेष राजस्थान से 4 स्थानों से प्राप्त होते हैं। वो है बैराट सभ्यता या विराट नगर जयपुर से प्राप्त होते हैं, सोनारी झुंझुनू से प्राप्त होते हैं, तीसरा नंबर नोह भरतपुर से प्राप्त होते हैं, जोधपुरा जयपुर से प्राप्त होते हैं। तो ये आपकी सभ्यता थी कौन सी, सोनारी सभ्यता। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।